तो आज है डे 12। आज था पुल डे। आज से मैं पुल डे पुश डे ही मेंशन करूँगा। जैसे वीक का फर्स्ट जो पुश पुल लेग्स है, ये फर्स्ट इस वीक का फर्स्ट पुश पुल लेग्स है, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट किया मैंने पुश। तो आज है पुल। आज जैसे कल का वर्कआउट करने के बाद में काफ़ी मज़ा आया था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। मतलब जो जितने भी पुशिंग मसल्स हैं, चेस्ट हो गया, ट्राइसेप, शोल्डर, ये काफ़ी इसमें आपको पता होगा अगर आपने एक्सरसाइज किया है तो अगर वर्कआउट अच्छा जाए तो दो अलग फीलिंग आती है। एक फीलिंग जिसमें आपको अच्छा फील होता है, जो फील गुड, वो एनर्जेटिक वाली फीलिंग आती है। इसके अलावा भी एक और अच्छा फील होता है कि आपको लगता है कि आपका जो वर्कआउट है वो बहुत ही अच्छा गया है। और ये जनरली आप जब कंपाउंड मूवमेंट्स जो भी करते हो ना, तो उससे ज़्यादा आपको फील होता है। हालांकि कल कंपाउंड मूवमेंट्स कुछ ही थे आइडियली, बट आज बैक वर्कआउट था एंड उसमें भी कंपाउंड मूवमेंट ही हैं जितने भी सारे थे। तो एक्सरसाइज करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। ओवरऑल जो वर्कआउट का सेशन था ये बहुत ही एनर्जेटिक था एंड बहुत ही मेंटली माइंड को कनेक्ट करते हुए मसल के साथ में पूरा कंट्रोल्ड मोशन में एक्सरसाइज करने का जो मज़ा है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। तो आज था बैक, बाइसेप्स और ट्रैप्स। ट्रैप्स का वर्कआउट मैंने दो तरीके से किया था। एक तो डंबल के साथ में, राइट। आपको पता ही होगा, प्रोबेबली आपने ऑलरेडी ये काफ़ी बार सुना होगा, जब भी आप करते हो तो इस तरह नहीं बल्कि इस तरह जाएं। ये जो गर्दन है ये आपका अगर सीधे है तो इस तरह नहीं जाकर, मतलब स्ट्रेट टू स्ट्रेट ये कान के आगे होते हुए ना जाकर, बल्कि थोड़े से पीछे आपको यहाँ पे ये जो अपर बैक है ना, ये ट्रैप्स का पोर्शन है, ठीक है। और ये जो अपर बैक का एरिया है उसके पास में फील होता हुआ इस तरीके से, जब आप इस तरीके से जाते हो, कोशिश करो पीछे जाने की, ऊपर और पीछे। तो जब आप इस तरह से करते हो ना, तो क्योंकि मसल फाइबर जो है आपके इस तरह से आ रहे हैं, स्पाइन से आपका सेंटर में स्पाइन है पीछे, और वहाँ से मसल फाइबर्स ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, और बीच से आते हुए ऐसे रैप अराउंड हो रहा है, ठीक है, आगे। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो जितना ऐसे आप जाओगे रादर देन ऐसे, मतलब जितना ऊपर जाना है उसकी जगह में जितना आप इस तरीके, पीछे नहीं बल्कि इस तरीके से जितना आप कोशिश करोगे, ये मसल फाइबर के इंसर्जन ओरिजिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। एंड जितने भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट्स हैं उनको भी मैंने यही कहते हुए सुना था। उस हिसाब से करना ज़्यादा बेटर होता है रादर देन सामने इस तरीके से। अगेन फॉर बाइसेप्स दो एक्सरसाइजेस, एक्चुअली तीन, दो डायरेक्टली हिट करते हुए, तीन इनडायरेक्टली हिट करते हुए। आपने अगर सुना हो कभी, जो भी जिमनास्ट्स होते हैं उनके बाइसेप्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। रीज़न ये है कि वो पुलअप जो है ना, चिनअप, ये बहुत करते हैं। तो एक माइक मेंजर ऐसे कुछ नाम है बॉडी बिल्डिंग के, वो कुछ लेजेंड थे और उनका जो टेक्निक था वो बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग था और अभी काफ़ी चर्चित है। बट माइक मेंजर के बारे में बहुत साल पहले एथलीन एक्स के चैनल के थ्रू मुझे पता चला था, कुछ साल पहले, आइडियली 4 to 5 ईयर्स के पहले मुझे जब पता चला था। उन्होंने बुक लिखा था एक्चुअली तब। उसके हिसाब से भी बहुत सारे एक्सरसाइज जो होते हैं उन पर फोकस करना चाहिए। बट यहाँ ये जो पॉइंट है ये काफ़ी समय से बहुत लोगों को पता है, जितने भी टॉप लेवल एथलीट्स हैं उनको तो ये पता ही है कि जब भी आप एक जॉइंट्स की तरफ से मूवमेंट करते हो, क्योंकि अगर आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो तो एक ही जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, जबकि बाइसेप यहाँ से निकलता हुआ आता है और आपके यहाँ कनेक्ट होता है, कुछ यहाँ होता है कुछ यहीं होता है। इसकी जगह में अगर आप दोनों को मूव कर सको, इस जॉइंट को इस दो जॉइंट की तरफ से अगर आप मूव कर सको, तो बाइसेप का जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, फ्लेक्शन, वो बहुत अच्छा होता है। तो उसकी वजह से ग्रोथ जो है बहुत अच्छा होता है। इसीलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो चिनअप है ना, ये ज़्यादा आपके बैक के साथ में थोड़ा सा फीलिंग का पॉइंट होता है। अगर आप थोड़ा सा चेंजेस करते हो आपके
किस तरीके से आप फील कर रहे हो, आप इस तरीके से जा रहे हो या फिर इधर से, आपको आपकी कोशिश क्या है मसल में, वो मैटर करती है। बाइक के बैक के लिए वर्कआउट कर रहे हो, जैसे डिप्स है, आप चेस्ट के लिए लगा रहे हो या फिर ट्राइसेप्स के लिए, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। आपकी बॉडी हल्की ऐसी रहेगी या फिर ऐसी रहेगी। अगर आप काफ़ी ज़्यादा आगे तरफ झुके हो तो चेस्ट, लोअर चेस्ट, अगर आप थोड़ा सा सीधे होने रहने की कोशिश करोगे तब का ट्राइसेप्स। उसी तरीके से चिनअप में भी छोटा सा वेरिएशन हो, दोनों में काम करता ही है। आपके बाइसेप्स भी वर्क करते ही है जब आप चिनअप करते हो। तो बाइसेप्स के लिए जो वर्कआउट था, ऑल्टरनेटिंग डंबल कर्ल्स है वो हो गए, और इंक्लाइंड बैठ कर जब आप सीट पर सीधा बैठते हो थोड़ा सा इंक्लाइंड पीछे की तरफ, जो इंक्लाइंड बेंच है उसमें अगेन ऑल्टरनेट कर्ल्स, इंक्लाइंड डंबल कर्ल्स, वो हो गया। और चिनअप्स, तो चिनअप्स के वजह से बाइसेप में एक्टिवेशन वो फील हुआ। तो ये मैंने ऐसा प्लान किया कि पहले बैक वर्कआउट किया, और जितने भी बैक वर्कआउट ख़त्म हुए लास्ट में मैंने फिर चिनअप किया, ताकि बैक का एक्सरसाइज साथ में बाइसेप का भी वर्कआउट, और फिर कंटिन्यूएशन में बाइसेप का वर्कआउट मैंने किया। करने के बाद फिर मैं ट्रैप्स में गया। तो ये कंटिन्यूएशन की तरह है। वर्कआउट प्रोग्रामिंग में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने बहुत सालों से, काफ़ी सालों में अपने एक्सपेरिमेंटेशन के साथ में काफ़ी कुछ सीखा है कि जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल होती है उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हुए हमारे चेंजेस हमें करते रहने चाहिए। और चेंजेस का मतलब ये नहीं कि हर 3 दिन में बदल दिया। पुश पुल मैंने डिसाइड किया था, पुश पुल लेग्स किया और 3 दिन बाद चेंज, ये ना कर कर, बल्कि अगर आप 2-3 महीने तक स्टिक कर सको, बट उसी के अंदर में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कभी किसी को बाहर जाना पड़ गया, किसी मजबूरी से जिम नहीं जा पाए, या किसी फंक्शन आपको अटेंड करने जाना पड़ा, किसी भी रीज़न से अगर आप जिम नहीं जा पाए, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें ना मैंने काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, एंड काफ़ी लोग को सुना फ्रॉम अ राइट सोर्स। ऐसा नहीं कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम से, बल्कि उनके पेपर्स अगर वो पब्लिश करते हैं, इस तरह के जहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो ऑथेंटिक है बेसिकली। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर देखकर मैंने बस कह दिया। अगर वो रिसर्च पेपर, कभी भी अगर मैं यूट्यूब वीडियो भी देखता हूँ और उसमें अगर किसी ने रिसर्च पेपर डाले तो मैं डेफिनेटली उसे पढ़ता भी हूँ। कुछ हद तक ना नॉलेज को गेन करना मुझे बहुत पसंद है, अपार्ट फ्रॉम जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो, उसके अलावा। और स्पेशली एनाटमी को लेकर मेरा जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, हमेशा से रहा है, ऑलमोस्ट 7th 8th 9th स्टैंडर्ड से। एनीवेज, तो उस हिसाब से मैं जब जो रिसर्च पेपर्स होते हैं वो पढ़ता हूँ, तो जैसे जैसे साइंस डेवलप करती जा रही है उसके हिसाब से कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई अगर फिटनेस एक्सपर्ट है, अगर उसके पास में डिग्री है और उसके साथ में सर्टिफिकेशन है, तो उसको अपने सर्टिफिकेशन को रिन्यू भी करना पड़ता है। अप टू डेट रहना ज़रूरी है ना। डॉक्टर भी हैं, उनको अप टू डेट रहना ज़रूरी है, इसीलिए उनके लाइसेंस, आई थिंक उनका लाइसेंस भी रिन्यू होता है, ऐसा कुछ है। तो आपको अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सारे ट्रीटमेंट जो है ना, बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ जो होती हैं वो प्लेसिबो नहीं, उसको क्या, हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट से भी काम करती है। तो नई दवाइयाँ आना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग पुरानी दवाइयों को उतना वैल्यू नहीं दे पाते, और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि आप अगर सेम दवाइयाँ खा रहे हो, पुरानी दवाइयाँ जो एग्जिस्ट करती हैं, भले ही वो बहुत ही कारगर है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, फिर भी वो काम नहीं कर पाती लोगों में, क्योंकि अल्टीमेटली ये मैटर करता है, ये यानी कि हमारा सोच। तो मेडिकेशन जो है ना काफ़ी हद तक कुछ सालों में चेंज होती जाती है, ताकि लोगों को लगे कि कुछ नई चीज़ ईजाद हुई है। और जब किसी को लगता है कि नई चीज़ है तो लोगों को लगता है हाँ ये इम्पैक्ट करेगा। ये बहुत सारे रीज़न से होता है, लैक ऑफ एजुकेशन, या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, बहुत ज़्यादा डिपेंड होना डॉक्टर्स पे, या फिर किसी भी सिस्टम पे डिपेंड होना। ओके, तो इसी तरीके से हमारे वर्कआउट में भी पैटर्न में चेंजेस जो हैं वो आते रहते हैं। एंड बहुत लोगों के माइंडसेट में ऐसा होता है, बहुत लोग बिलीव करते हैं कि अगर मैं यही रूटीन को हमेशा फॉलो करूं तो उनको वो रिज़ल्ट आता है। बहुत लोगों को लगता है कि अरे ये नया है ये करते हैं, अरे वो नया है वो करते हैं, अरे ये नया है ये करते हैं। तो जिनका इस तरह का माइंडसेट होता है उनके लिए ही स्पेशली ये एक्सरसाइजेज में चेंजेस आते जाते हैं। हालांकि साइंटिफिकली जो चेंजेस आते हैं वो इम्पॉर्टेंट भी है, जैसे बिहाइंड द नेक हाथ को क्यों नहीं ले जाना चाहिए। आप लेकर तो जा सकते हो, करने को तो कोई कुछ भी कर सकता है, करने को तो लोग आग पे भी चलते हैं, साइंटिफिकली हो या नहीं हो, बट वो आस्था के बेसिस पर चल जा रहे हैं, तो बिलीफ।
तो कोई ये थोड़ी रहेगा कि कॉपी में पेपर में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है कि नहीं कि आप आग पे चल सकते हो, नहीं आगे यानी कि वो कोयले का जो होता है उस पर चलना, वो बिलीफ सिस्टम पे अगेन डिपेंड करता है। उसी तरीके से हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर हम वो बिलीव कर रहे हैं नंबर 1 कि ये इस तरीके से काम कर रहा है, तो वो डेफिनेटली करेगा। बट फिज़िक्स बॉडी को, बोन्स को अगर आप ऐसे पकड़ के अगर बीच से लकड़ी से मारोगे, आप बिलीव करोगे ही नहीं टूटे, हो सकता है आपकी बॉडी में ऐसा केमिकल रिएक्शन हो, आपके मसल सडनली, मसल बाय द वे होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बोन्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट अगर आप बिलीव करते हो फिर भी अगर बड़े पत्थर से या फिर रॉड से मारा जाए तो टूटेगा, बिलीव सिस्टम वहाँ पे काम नहीं कर सकता, राइट। उसी तरीके से एक्सरसाइजेज में भी है कि अगर आप कुछ डेंजरस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बहुत इतने छोटे से लेकर इतने बड़े, और इतने बड़े मसल्स भी है बॉडी में, ठीक है। इतने बड़े जो मसल्स हैं आइडियली वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हैं। हम जब झुकते हैं तो बहुत लोगों को ग्लूट्स को यूटिलाइज़ करने की आदत नहीं होती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ग्लूट्स जो है वो एक्टिवेटेड नहीं रहते। बहुत लोग लोअर बैक में ले लेते हैं, क्योंकि आप समझ लो तारे हैं पूरी, ऊपर से लेकर नीचे तक तारे हैं, लंबे लंबे, कुछ छोटे मसल्स हैं वर्टिब्रेस के बीच में, या फिर लंबे लंबे मसल्स हैं, या बड़े बैक मसल्स हैं, तो बहुत सारे हैं। तो हम जनरली बैक को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उस पर आ जाता है। बट जिनको कमर में दर्द होता है वो फिर ग्लूट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली बॉडी दूसरे मसल को एक्टिवेट करना शुरू करती है। तो साइंटिफिकली भी कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज में उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, और सेकंड जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें बिलीव करना कि मैं जब ये कर रहा हूँ तो ये मुझे इम्पैक्ट देगा, तभी वो माइंड मसल कनेक्शन भी बनाना ज़रूरी है उस सिचुएशन के साथ में, ताकि आपके मसल्स जो है वो बेहतरीन तरीके से डेवलप हो सके। हो सकता है इमीडिएटली ना हो, इमीडिएटली तो कुछ भी नहीं होता, वरना हर बार कोई जिम जाता 2 महीने में बॉडी बन जाती है, वो छोड़ देता है ना, सालों लगते हैं। अगर मुझे कुछ नॉलेज है तो क्या मेरी फिजिक बहुत बन चुकी है? नहीं, दिखेगी भी नहीं, ऐसा कुछ फिजिक है भी नहीं कि दिख जाए। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉलेज से अगर सब कुछ मिल जाता तो प्रैक्टिकलिटी की बात ही नहीं आती, है ना। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करें, खुद से करना वह बहुत ज़रूरी है, खुद से समझना भी, क्योंकि आपका जॉब कैसा है, आप किस मेंटल स्टेट में रहते हो, क्या आपके वीकेंड्स ज़्यादा अच्छे होते हैं या वीकडेज ज़्यादा अच्छे होते हैं, आपको कौन से टाइम में ज़्यादा आपका माइंड फ्री रहता है, आपको सुबह आधे घंटे मिल सकता है और शाम में 1 घंटे, तो उस हिसाब से आप आधे घंटे के हिसाब से वर्कआउट डिज़ाइन करोगे। तो नॉलेज गेन करना कहीं से, बट उसको अपने तरीके से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से मोल्ड करना भी ज़रूरी है, वो आना भी ज़रूरी है। हम ब्लाइंडली कभी किसी को फॉलो नहीं कर सकते। एडवाइजेस बहुत सारे हो सकते हैं, मेरे भी एडवाइजेस बहुत सारे हो सकते हैं, बट जब आप तक पहुँचे आपको फ़िल्टर आउट करना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली 50 चीज़ें फ़िल्टर आउट कर रहा है, वरना साउंड बहुत सारी हैं। अब अगर किसी से आप बात कर रहे हो, आपके सामने कोई खड़ा है, आप उससे बात कर रहे हो, अगर इंटरेस्टेड हो तो आपको उन्हीं की बातों का ध्यान रहेगा, बगल से ज़्यादा 1-2 चीज़ों की आवाज़ आएगी। बट अगर काफ़ी दूर से कुछ साउंड आ रहा है, आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो सामने वाले में, तो आपको दूर का साउंड भी सुनाई देने लगेगा। आपका माइंड ऑटोमेटिकली बहुत हद तक फ़िल्टर आउट कर रहा है आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर, आपकी बॉडी की नीड के बेसिस पर, ठीक है। तो वर्कआउट आप उसी तरीके से एडवाइस भी जब आप लेते हो तो उसको थोड़ा फ़िल्टर आउट करना बहुत ज़रूरी है। सेम टू सेम किसी का ट्रेनिंग पैटर्न चाहे कोई भी बोले, चाहे बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी बोले, उसके बाद में आपके लाइफ में क्या आप वो चीज़ें खा सकते हो, नहीं तो क्या, हर एक का एक इम्पैक्ट होता है। अगर आप, एक चीज़ मैंने ध्यान दिया था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो बाउल मूवमेंट है ना, जो बाउल मूवमेंट आप शायद समझ रहे होंगे, तो जो बाउल मूवमेंट है, क्योंकि मैं एग्स, राइस, ब्रेड इन्हीं पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया हूँ, तो मेरी बॉडी में जो फाइबर की कमी है उसके वजह से मेरा बाउल मूवमेंट ठीक नहीं है, मतलब पॉटी करना। तो कॉन्स्टिपेटेड मैं फील कर रहा हूँ काफ़ी, लगभग 2 या 3 दिन से। जब तक मैं दाल चावल भी खा रहा था तो दाल में थोड़ा बहुत फाइबर होता है, लेट से 4 ग्राम या 5 ग्राम फाइबर है, क्योंकि कहते हैं ना गाढ़ी दाल है, ऑलमोस्ट 1 कप है, तो उससे काफ़ी हद तक फाइबर मिल रहा है। अब वो भी नहीं है, तो जो सलाद मैंने आपको बताया था वो शायद 3-4 दिन से वो भी मैं नहीं खा रहा हूँ। तो इसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया। तो फाइबर नहीं होने की वजह से कितना ज़्यादा चेंज आ सकता है, उसकी वजह से मेरा माइंडसेट ऐसा बन सकता है कि अरे यार आज जिम जाने का मन नहीं है। उसकी वजह से ये हो सकता है कि शाम में जिम जाने से पहले दिन भर में मैंने काफ़ी पानी पी लिया,
और खाने का मन नहीं है, पेट भरा हुआ है, तो जो रिकवरी है वो भी स्लो होगी, क्योंकि आपका जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है वो डेली बराबर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 4 दिन मैंने खाया 3 दिन छोड़ दिया, तो 4 और 3 7 दिन का वो 4 दिन का खाया हुआ एवरेज बन जाएगा। तो उस हिसाब से चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। और जब भी आप किसी से एडवाइस लो, मैं भी जो आपको एडवाइस दे रहा हूँ एक्सरसाइज को लेकर तो अभी नहीं, बट आगे चलकर जब मैं एडवाइस देना शुरू करूँगा बाकी चीज़ों में, चाहे वो बिज़नेस रिलेटेड हो, चाहे वो बिज़नेस ही होगा मोस्टली रिलेटेड हो, या कोई और आइडियाज़ जो मेरे पास आएंगे, आप सुनो और उसको कोशिश करो अपने तरफ से फ़िल्टर करने की, ताकि जो आप कर सकते हो वो आप करो, वो नहीं जो कोई दूसरा कर रहा है। किसी से कम्पीट नहीं करना है, आपको अपना रास्ता बनाना सीखना होगा। चाहे कोई कितना भी किसी रास्ते पर चल कर उसको वो पाथ को बहुत प्लेन कर चुका हो, वो रास्ता दूर दूर तक दिख रहा हो, बट अगर जब तक आप अपना रास्ता नहीं बनाओगे तब तक आपको पता ही नहीं कि पोटेंशियल मेरी क्या है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो रास्ता खाई की तरफ जा रहा है, बट आप अंधे नहीं हो, है ना, कि आप आगे गए और आपको दिख ही नहीं रहा आगे क्या है। अगर आपने कोई चूज़ किया है रास्ता और आपको पता ही नहीं चल रहा कि आगे क्या होने वाला है, एटलीस्ट आपको 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 1 महीने का कुछ तो आइडिया आएगा। इससे पहले कि आप पूरे के पूरे बर्बाद हो जाओ, तब तक आपको दिखना शुरू भी हो जाएगा कि शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, अब चेंज करना है। बहुत पतली लाइन है कि थोड़ा और मेहनत कर लेना चाहिए था तो शायद वो मिल जाता है, और इतना आगे आ गए कि पूरा बर्बाद हो गए। बहुत पतली लाइन है, वो चीज़ को हम जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक समझ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए गलती करना ज़रूरी है, बट उस गलती को दोबारा रिपीट ना करें, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। गलती करना तो ज़रूरी है ही, बट उस गलती के बाद में अगर आप उसको दोबारा रिपीट कर रहे हो तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है किसी के लिए भी। ये बेवकूफ़ी मैंने 2 बार करी है, 2 बार। एक बार गलती करा, फिर दोबारा रिपीट किया, ये एक गलती, एक बेवकूफ़ी। फिर एक गलती करा, फिर से दोबारा उसको रिपीट किया, ये दूसरी। तो 2 बार ऐसी बेवकूफ़ी मैंने करी है। तो उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आपको दिखने लगता है, आप विजुअलाइज़ कर सकते हो कुछ, थोड़ा एटलीस्ट 4 स्टेप आप विजुअलाइज़ कर सकते हो कि हाँ ये होने वाला है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपना वर्कआउट हो, चाहे आप अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस कर रहे हो, चाहे आपने कुछ नया आपको ख़रीदना है, आपको कुछ स्टेप लेना है, सारी चीज़ों में इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वर्कआउट के पॉइंट से थोड़ा सा हट गया। अगेन मैंने पहले ही कहा था कि ये वर्कआउट रिलेटेड या सिर्फ और सिर्फ फिटनेस रिलेटेड नहीं है। इसमें बातें हम मोस्टली कोशिश करेंगे कि हम हेल्थ की करें, क्योंकि अगेन ये एक स्टेपिंग स्टोन है, या फिर इनिशियल क्या कहते हैं, स्टेज 1 है। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले अगर आप हेल्दी नहीं हो तो चीज़ों को अगर प्रॉब्लम आए ना, सबसे पहले मेंटल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और मेंटल इफ़ेक्ट अगर कुछ हो तो उसमें वो फिज़िकलिटी में बहुत इम्पैक्ट करता है। तो अगर आप फिज़िकली स्ट्रांग नहीं हो तो माइंड में अगर कोई इफ़ेक्ट पड़ा है तो वो बॉडी में बहुत एक्सट्रीम में इफ़ेक्ट कर सकता है। आपको अगर हल्का सा भी ब्लड प्रेशर है ना, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, आपके मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी नहीं है, 100 चीज़ें हैं हेल्थ के बारे में, 50 तरह की लिस्ट बनाई जा सकती है। तो अगर आप कोई वेंचर करने जा रहे हो, कुछ नया करने जा रहे हो, एंड उसमें आपको थोड़ा सा धक्का लगा, तो माइंड पे पड़ा हुआ इम्पैक्ट ना शरीर पे बहुत जल्दी दिखने लगता है। ठीक है, हाँ, आप ये कह सकते हो कि मेरा माइंड बहुत स्ट्रांग है, तो फिज़िकल फिट होने में क्या है। और अगर माइंड स्ट्रांग नहीं है, 100% नहीं है, बड़े से बड़े कहते हैं ना, तुर्रम खा भी हार मान जाते हैं कहीं ना कहीं। हार ना भी माने तो उनको पता चल जाता है कि हार तो हुई है मेरी, मैं जीत कर भी हार गया, है ना। उसी तरीके से आपको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर मेंटल इम्पैक्ट पड़े तो वो फिज़िकल इम्पैक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए, ये ज़रूरी है। खैर, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। मेंटल हेल्थ, नॉट स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ, बट हेल्थ में मैंने शायद आपको बहुत पहले बताया था, शायद पहली वीडियो पे या सेकंड वीडियो पे, कि हेल्थ जो है ना वो एक बहुत बड़ा सर्कल है। उसमें फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सारी चीज़ें आती है। ठीक है, हम अभी फ़िटनेस पे बात कर रहे हैं। हम मेंटल हेल्थ को भी ध्यान रखेंगे, अपने इमोशनल हेल्थ को भी ध्यान रखेंगे, अपने स्पिरिचुअल हेल्थ को भी ध्यान रखेंगे।
स्पिरिचुअल हेल्थ का बिल्कुल भी लेना देना नहीं है आपके रिलीजन से। आप किस रिलीजन में बिलीव करते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, और क्या है, क्रिश्चियन, जो भी है, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस रिलीजन के हो। स्पिरिचुअलिटी का धर्म से, यानी कि रिलीजन से, सॉरी धर्म से नहीं, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल हेल्थ, उस पर भी हम कभी ना कभी बात करेंगे, ताकि हमारा जो ग्रोथ है ना वो अच्छी तरीके से हो, ना कि सिर्फ इस एक एस्पेक्ट से, ताकि एट द एंड ऑफ द एट द लास्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ हम उनका नाम क्या है, राकेश झुनझुनवाला, उनकी तरह हम ना कहें कि सब तो कमा लिया बट हेल्थ नहीं कमा सके, या फिर किसी और की तरह सब कुछ तो कमा लिया बट ये नहीं कर सके, सब तो कर लिया वो नहीं कर सके। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम एक चीज़ करके 10 चीज़ों को छोड़ दें। हम 10 चीज़ें कर सकते हैं, एक भी मिस हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो तो इट्स टाइम टू चेंज, इट्स टाइम टू चेंज फॉर गुड, ठीक है। तो आज का समाचार ख़त्म होता है, आज का प्रवचन ख़त्म होता है, और कल फिर हम मिलते हैं। डे अगेन 1 2 3 हम काउंट नहीं करेंगे, हालांकि मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा, या वो भी हटाने की सोच रहा था। टाइटल में मज़ा नहीं आता, टाइटल देखने में मज़ा नहीं आता, तो आज तो खैर अभी अगेन कोई वीडियो तो देख नहीं रहा होगा, बट कोई अगर सजेस्ट करना चाहे तो ज़रूर करें, टाइटल किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। ओवरऑल जो अभी पुश पुल डे चल रहा है, कल पुश डे था, आज पुल डे है, कल लेग डे होगा, तो उस तरीके से मैं टाइटल में मेंशन कर दूंगा। एंड डे का देखते हैं, वीडियो एडिट करते समय बीच में कुछ चीज़ें एडिट करनी होती हैं, ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर टॉवल से अपना फेस वाइप कर रहा हूँ तो बस वो एक चीज़ें मैंने हटाना शुरू कर दी हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अगेन फिर मिलते हैं कल, डे 12 13 14 15, अब तो ये चलता रहेगा जर्नी। अब लोगों को अमीर नहीं, ये थोड़ा स्केची स्कीम जैसा साउंड कर रहा है, लोगों को हेल्प करना ताकि अपने वो फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके, ये मेरा गोल होगा। ओके देन, मिलते हैं कल।